नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन बाल। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। आगामी 30 दिसंबर को हल्द्वानी के ही एमपी इंटर कॉलेज मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा होनी है और इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सहित सभी तैयारियों में जुट गए हैं। और बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने हल्द्वानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, जिसमें बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, नगर निगम के मेयर जोगिंदर पाल सिंह और रोतेला सहित भारी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और बैठक में सुरेश भट्ट ने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि पीएम मोदी की रैली को लेकर पूरी कुमाऊं मंडल में ही भारी संख्या में लोगों को आने की उम्मीद है और ऐसे में सभी तरह की व्यवस्थाएं और किसी तरह की कोई कमी ना हो, इसको लेकर कार्यकर्ता लगे हुए हैं। साथ ही कार्यकर्ता घर घर जाकर इस रैली को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जिससे अधिक संख्या में पीएम मोदी की जनसभा में लोग शामिल हो सके। हल्द्वानी में ही पीएम मोदी की जनसभा पहले 24 दिसंबर को होनी थी, लेकिन पीएम मोदी की जनसभा के लिए ही पीएमओ से ही समय नहीं मिल पाया था, जिसके बाद आगामी 30 दिसंबर की पीएम मोदी की जनसभा होनी है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को सुशांत दिवस के ही अवसर पर प्रदेश के स्नातक और स्नातकोत्तर मीडिया, मेडिकल ही, इंजीनियरिंग और कौशल विकास परीक्षण से जुड़े विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना का आगाज किया गया। आपको बता दें कि इसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के ईका स्टेडियम में ही योजना का शुभारंभ किया और विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की योजना के साथ ही सरकार बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में किया गया सबसे बड़ा वादा भी पूरा कर लिया है। और आपको बता दें कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने बताया है कि ये योजना से युवाओं को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने की दिशा में बड़ी पहल है और स्मार्टफोन और टैबलेट में न सिर्फ पढ़ाई के लिए ऑनलाइन पाठ्य सामग्री मिलेगी, बल्कि रोजगार से संबंधित जानकारियां भी मिलेंगी। उन्होंने बताया है कि सभी स्मार्टफोन को टैबलेट में डीजी शक्ति अध्ययन ऐप इंस्टॉल है और ऐप के जरिए ही संबंधित विश्वविद्यालय या विभाग विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराएगी और शासन से भी बूट लोगों को ही वॉलपेपर के माध्यम से ही रोजगार परक योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी। कानपुर में पिछले कुछ घंटों में ही एक इत्र कारोबारी पर भी इनकम टैक्स की रेड में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि अब इस रेड में ही 177 करोड़ रुपए की नोट बरामद हो चुकी है और इतनी नोट गिनती के लिए 14 मशीनें लगाई गई थी और इतना कैश रखने के लिए घर के अंदर एक तहखाना भी बनाया गया था। कारोबारी के घर से सामने आने वाली तस्वीर किसी नोट छापने की फैक्ट्री से कम नहीं लग रही है। दरअसल कारोबारी के बेडरूम की एक तस्वीर सामने आई है जहां नोटों की गिनती चल रही है। कमरे में सिर्फ नोट ही नोट दिखाई दे रहे हैं और 500 के नए नोटों की हजारों गड्डियां हैं, जिसे गिनना काफी मुश्किल काम लग रहा है। और तस्वीर में देखा जा सकता है कि नोट गिनने के लिए काम में 7 लोग लगे हैं और वही कारोबारी के घर से इतने नोट मिले कि हाथ से गिनने को नामुमकिन ही साबित हो सका है और मशीन लगाई गई इसको गिनने के लिए। हालांकि एक समय के बाद नोट काउंट करने वाली मशीनें भी कम पड़ने लग गई तो मशीनें लगाई गई। आपको बता दें कि ये छापा शिखर पान मसाला वाले ही आपको बता दें कि पीयूष जैन के घर पर पड़ा है और पीयूष जैन के कई कारोबार हैं और इसके अलावा वो इत्र बनाने का भी कारोबार भी करते थे। और ये छापा डीजीजीआई यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी ने मारा है। और आपको ये भी बता दें कि छापे में अब तक 150 करोड़ रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। इस मामले में ही संबित पात्रा ने सामने आई तस्वीरों को ट्वीट करते हुए कहा है कि समाजवादी का नारा है कि जनता का पैसा हमारा है और दरअसल कारोबारी पीयूष ने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ही अपने इत्र को लॉन्च किया था।
उत्तराखंड विधान चुनाव 2022 को लेकर भी नए साल से पहले राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है और सरकार ने उत्तराखंड के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी करने का भी फैसला किया है। इसके अलावा सरकार ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के भी छात्रों को मोबाइल और टैबलेट के वितरण की भी मंजूरी दी है। आपको बता दें कि डीए में बढ़ोतरी के फैसले के बाद राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इसका लाभ मिलेगा और कैबिनेट बैठक के बाद राज्य सरकार ने उत्तराखंड के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। सरकार के फैसले के बाद कर्मचारियों के मिलने वाला डीए 28% से बढ़कर 31% हो जाएगा और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों से बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में मिलने लगेगा। सरकार के इस फैसले को राज्य के कर्मचारी और पेंशन धारकों को विधानसभा चुनाव से पहले नए साल का तोहफा माना जा रहा है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर चल रही जीएसटी की कार्रवाई को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि पीयूष जैन के बहाने सरकार पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सबसे करीबी समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन पर दबाव बनाना चाह रही है। पंपी जैन को अखिलेश का खंचाजी और पीयूष जैन का करीबी माना जाता है। कुछ दिन पहले जिस तरह से एक बड़े कपड़ा व्यापारी समेत अखिलेश के कई कारोबारियों पर जीएसटी का छापा डालकर दबाव बनाने की कोशिश की गई और उसी कड़ी में ही पीयूष जैन के यहाँ हुई कार्रवाई का जोड़कर देखा जा रहा है। पीयूष जैन की तरह ही पंपी जैन का भी बड़ा कारोबार है कानपुर और कन्नौज में, जहां पीयूष जैन के घर है और वहीं पंपी जैन के भी आवास है। ऐसे में पंपी जैन भी चर्चा के घेरे में अब आ चुके हैं। यूपी में ओमिक्रॉन का तीसरा केस रायबरेली में मिला है और आपको बता दें कि अमेरिका से लौटी युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सैंपल 19 दिसंबर को ओमिक्रॉन की जांच के लिए भेजे गए थे और जांच में युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिली युवती अमेरिकी आपको बता दें फोटोग्राफर है और 15 दिसंबर की देर रात वो रायबरेली पहुंची और इससे पहले 17 दिसंबर को ही शाम गाजियाबाद में बुजुर्ग दंपति ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले थे। अमेरिका से लौटने के बाद युवती की कोरोना जांच की गई थी, जिसकी रिपोर्ट शनिवार को पॉजिटिव आई है। हालांकि अब कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बताया जा रहा है कि युवती की स्थिति अभी सामान्य है। स्वास्थ्य विभाग उस पर नजर बनाए हुए है और वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ओमिक्रॉन को लेकर भी नए केस पर लगातार नजर बनी हुई है और युवती को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी है और इसके संपर्क में 13 लोग और 70 लोग अमेरिका से लेकर रायबरेली तक आए हुए हैं और इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव है। आपको ये भी बता दें कि सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया है कि युवती की ओमिक्रॉन रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है, उसे होम आइसोलेट कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में ही समाज सुधार अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान बिहार वासियों को एक बड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब शराबबंदी कानून लागू की गई तब सबसे पहले जहरीली शराब पीने से मौतें गोपालगंज में हुई और खजूरबानी शराब कांड में ही 21 लोगों की मौतें हुई हैं, जिनमें दोषियों को फांसी की सजा दिलाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहरीली शराब का सेवन करने वाले लोगों की मौत हो गई है और बेचने वाले को फांसी की सजा मिली। महिलाएं भी शराब के धंधे में शामिल थी, जिन्हें उम्र कैद की सजा हुई है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि गड़बड़ करने वाले लोगों को सजा दिलाई जा रही है, इसलिए गड़बड़ करने वालों से बचिए। शराब पीने वाले को समझना चाहिए कि नहीं पीना है और जहरीली शराब पिएंगे तो मरेंगे की स्लोगन का ये भी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया है
और आपको बता दें कि उन्होंने जीविका दीदियों से भी शराबबंदी कानून के प्रति लोगों को जागरूक करने की बात कही है। जीविका दीदियों को शराबबंदी कानून पर सजग और सचेत रहने के लिए फिर से अभियान चलाने की बात कही गई है। और आपको बता दें ये भी कि नगर थाने के खजूरबानी मोहल्ले में 15-16 अगस्त 2016 को जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी, और जिसमें खजूरबानी के ही अवैध शराब रखने, बेचने और भंडारण करने के मामले में कोर्ट ने सभी 13 आरोपियों को दोषी भी बताया था, और जबकि एक अभियुक्त ग्रहण पासी की मौत भी हो गई थी।